गुड मॉर्निंग बच्चों। आज इस क्लास में हम हिंदी का जो मानक रूप होता है, हिंदी का मानक रूप या हिंदी का स्वरूप, उस पर चर्चा करेंगे। आप सब जानते हैं कि हमारी जो हिंदी भाषा है, उस हिंदी भाषा की मूल भाषा है वो कौन सी मानी जाती है? संस्कृत। हिंदी की जो मूल भाषा है संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश। हिंदी की मूल भाषा संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश की परंपरा में विकसित हुई। हिंदी की जो मूल भाषा है संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश की परंपरा में विकसित हुई। हिंदी एक प्राचीन भाषा है। हिंदी एक प्राचीन भाषा है। हिंदी का लेखन, हिंदी का जो लेखन है, हिंदी का लेखन देवनागरी लिपि में होता है। हिंदी का जो लेखन है वो देवनागरी लिपि में होता है, जैसे अंग्रेजी का ग्रीक भाषा में होता है, उसी अनुसार हिंदी लिपि का जो लेखन है देवनागरी लिपि में होता है। हिंदी में तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द, हिंदी में तत्सम, तद्भव, लोक भाषा, प्रांतीय भाषा या विदेशी भाषाओं का प्रयोग होता है। तत्सम शब्द, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द, इनका प्रयोग होता है। अतः हिंदी में लेखन की विविधता, हिंदी में लेखन की विविधता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हिंदी में तत्सम शब्द, तद्भव, विदेशी शब्द, लोक भाषा और प्रांतीय भाषा के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अतः इसके लेखन में विविधता उत्पन्न हो जाती है। उसके लेखन में एक रूपता लाने, हिंदी के लेखन में एक रूपता लाने के उद्देश्य से किए गए
प्रयास, किए गए प्रयासों के फलस्वरूप, प्रयासों के फलस्वरूप मानक हिंदी का स्वरूप प्रकट हुआ। मानक हिंदी का रूप प्रकट हुआ। मानक हिंदी का रूप प्रकट हुआ। देवनागरी लिपि में, हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि मानी जाती है। देवनागरी लिपि में जो वर्ण है, देवनागरी लिपि में जो वर्ण है, देवनागरी लिपि में जो वर्ण है उनके दो दो रूप है। उनके दो दो रूप है। देवनागरी लिपि में जो वर्ण है उनके दो दो रूप है। स्वरों के लेखन, एक तो है स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वरों के लेखन में व्यंजन व्यंजनों पर उनकी मात्राओं के प्रयोग, संयुक्ताक्षरों के लेखन इत्यादि के दोहरेपन को देखकर उनके एक ही स्वरूप की आवश्यकता, स्वरूप की आवश्यकता बहुत समय से अनुभव की जा रही थी। उनके एक ही स्वरूप की आवश्यकता बहुत समय से अनुभव की जा रही थी। वर्तनी की इस कठिनाई को, वर्तनी की इस कठिनाई के समाधान हेतु
1962 में भारत सरकार ने कुछ निश्चित नियम बनाए। भारत सरकार ने कुछ निश्चित नियम बनाए जो इस प्रकार है। जो इस प्रकार है। पहला है स्वर। आप सभी जानते हैं स्वरों की संख्या 11 होती है। ए, आ, ई, ऊ, ऊ, री, ए, आई, ओ और औ। इनकी मात्राएं आप सभी जानते हैं, इसमें कोई मात्रा नहीं होती है। इसमें छोटी ई, बड़ी ई, इस प्रकार से इनमें मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। ए की कोई मात्रा नहीं होती। ए की कोई मात्रा नहीं होती। अगला है अनुस्वार, यानी ए। उसके बाद में है आपके विसर्ग, इसे हिंदी भाषा में विसर्ग कहा जाता है। उसके बाद में है आपके व्यंजन। व्यंजन आप जानते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में क वर्ग, क वर्ग में कौन कौन से हो गए? क, ख, ग, घ और ड़। क, ख, ग, घ और ड़। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग,
तय वर्ग और प वर्ग। इन सभी में आप जानते हैं 5-5 अक्षर होते हैं। अगला है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में 4 अक्षर होते हैं, 4 य, र, ल और व। अगला है उसमें व्यंजन, इसमें स और है। इसके बाद में है आपके संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ और श्रय। अगला है आगत व्यंजन। आगत व्यंजन में कौन कौन से होते हैं? आ, ज, थ, क, ख और ग। नीचे जो बिंदी लगी होती है उन व्यंजनों को आगत व्यंजन कहा जाता है। जैसे इसका पहला नियम है, पहले नियम में स्पर्श व्यंजनों के प्रत्येक स्पर्श व्यंजनों के प्रत्येक वर्ग के प्रथम चार वर्णों में अनुनासिकता प्रकट करने के लिए उसी वर्ण के पंचम वर्ण के स्थान पर पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार यानी बिंदु का प्रयोग किया जाए, का प्रयोग किया जाए। यानी सेम वर्ण आ जाता है, पंचम वर्ण में से दोबारा अगर कोई वही वर्ण आ रहा है तो उस स्थान पर उस वर्ण को लिखने के बजाय हमें क्या करना चाहिए? अनुस्वार या बिंदु का प्रयोग करना चाहिए। जैसे अंत, अंत शब्द है, अब ये ए और न ऐसे लिखोगे तो उसे वर्तमान भारतीय जो नियम है लिपि के, उन नियमों के तहत इसे
गलत माना जाएगा, क्योंकि न और त एक ही वर्ग के वर्ण है। इसी कारण से अगर ये पुनः आ रहा है तो इसके स्थान पे हमें क्या लगाना है, अनुस्वार लगाना है। जैसे अगला है वंदना। वंदना दंड इत्यादि। अगर सेम पंचम वर्ण आ रहा है तो उस पंचम वर्ण के स्थान पे हमें क्या लगाना है, अनुस्वार का प्रयोग करना है। अगला है नियम नंबर 2, नहीं में नहीं में और हैं इत्यादि में शिरोरेखा के ऊपर शिरोरेखा के ऊपर लगी मात्राओं के साथ बिंदु का प्रयोग हो। मात्राओं के साथ बिंदु का प्रयोग हो शेष आवश्यक स्थानों पर शेष आवश्यक स्थानों पर उच्चारण के अनुरूप चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाए। चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाए, जैसे हंसी और अंगार। तीसरा नियम है हिंदी में अपनाए जा चुके, हिंदी भाषा में अपनाए जा चुके अरबी फारसी भाषाओं के शब्द, अरबी और फारसी भाषाओं के शब्दों के नीचे नुक्ता, जो बिंदी होती है उसे नुक्ता कहते हैं। जैसे क है और क के नीचे ये बिंदी लगी है, इसको नुक्ता कहा जाता है। नुक्ता तभी लगाया जाए जब उनका विदेशी रूप स्पष्ट करना हो।
हिंदी में अपनाए जा चुके अरबी और फारसी भाषाओं की जितने भी शब्द है उन शब्दों के नीचे नुक्ता तभी लगा जाए जब उनका हमें कौन सा रूप प्रकट करना हो, विदेशी रूप प्रकट करना हो। जैसे कागज जरूरी। अब इस शब्द को हमें अगर विदेशी शब्द प्रकट करना है तब हमें क्या लिखना पड़ेगा, कागज जरूरी। ये नुक्ता लगते ही ये विदेशी शब्द बन गया। धन्यवाद बच्चों।